स्टूडेंट आज हम लोग जो है वो ग्लाइको रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन उस लास्ट स्टेप को बताने से पहले मैं एक रीकैप दे देता हूँ आपको पूरा रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप हम लोग देख रहे थे। देखो, सबसे पहले तो मिसाल के तौर पे ये एक एनिमल का सेल है। ये मैंने जो ड्रा किया हुआ यहाँ पर क्या है, ये एक एनिमल का, किसी भी एनिमल का कह लें या प्लांट का कह लें, ये एक सेल है पूरा। और उस सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखें, सबसे पहले जो है वो सेल को जब एनर्जी चाहिए होती है तो एनर्जी कौन देता है, एनर्जी देता है ग्लूकोज। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि ग्लूकोज एनर्जी कब देगा, जब ग्लूकोज बेसिकली एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। और ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है। और ग्लूकोज का दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होने का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो उस दौरान ऑक्सीडेशन भी होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये हो गया कि ग्लूकोज से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकले और हाइड्रोजन आइंस निकले ये। और इनको एक्सेप्ट कौन करता है, इनको एक्सेप्ट करता है एनएडी। एनएडी इनको एक्सेप्ट करके खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, NaDH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, मतलब ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NaDH2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, ये पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद पहले ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए एक साइकिल से गुजरता है जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। और इस क्रेब्स साइकिल के दौरान भी NaDH2 और FADH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज, और इनको कौन एक्सेप्ट करता है, NAD और FAD। और एसिटाइल को एंजाइम ए बनने के दौरान भी जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जिसको NaDH2 जो है वो क्या कर लेता है, NAD एक्सेप्ट कर लेता है। ये मैंने सारा का सारा जो है वो इसको पहले आपको बता चुका हूँ। अब हमने लास्ट स्टेप पढ़ना है, और वो लास्ट स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इसका क्या है, ये इसका जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का कौन सा स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है। अब देखो क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये पूरा, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो कौन सी मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। और ये वाली जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये बीच में जो ब्राउन कलर का नजर आ रहा है, ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का ये स्पेस है, ये जो नजर आ रहा है, ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ड्रा कर रहा हूँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझानी है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को ही जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन हो गई। और इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड होते हैं, और इन फोल्ड को हम क्या कहते हैं, इस फोल्डिंग को हम क्रिस्टी कहते हैं। और ये बीच वाला जो हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर ही क्रेब्स साइकिल होती है, इस मैट्रिक्स के अंदर ही एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। और क्रेब्स साइकिल और एसिटाइल कोएंजाइम ए के दौरान NaDH2 और FADH2 क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अब ये NaDH2 और FADH2 जो हैं, इन्होंने अब करना क्या है, इन्होंने करना ये है कि ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए होते हैं कुछ प्रोटीन, इस तरह से ऐसे कुछ प्रोटीन लगे हुए होते हैं। इस प्रोटीन की जो, या प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं जो यहाँ पर, इसको इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
वैसे तो इसमें बहुत मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स मौजूद होते हैं, मगर आपकी बुक में इतना डिटेल में दिया हुआ नहीं है, तो मैं इतना डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं अब अलहदा से सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जो आपकी बुक में बना हुआ है उसी को बताकर जो है वो एटीपी के बनने का यहाँ पर आपको बता दूंगा कि किस तरीके से एटीपी जो है वो बनते हैं। वैसे नॉर्मली अगर एटीपी बनने की बात करो तो मैं थोड़ी सी चलो आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर, ये इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब ये देखो, ये है ना, इसको मैं कलर देता हूँ, इनर मेम्ब्रेन है ना, इसको एक मिनट इसको भी मिटा देता हूँ। ये देखो, ये है ना इनर मेम्ब्रेन है ना, ये इनर मेम्ब्रेन पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इन कंपाउंड्स के नाम बाद में बताऊंगा, ये लगे। अब क्या होता है कि जो NaDH2 था, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चले जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे। और जो प्रोटॉन होंगे वो माइटोको प्रोटॉन जो है वो यहीं रह जाएंगे मैट्रिक्स में, और ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ यूं मूव करते हुए जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो किस चीज में हेल्प करेगी, इन प्रोटॉन को, हाइड्रोजन को जो है वो मैट्रिक्स से निकाल के कहाँ लेके चली जाएगी, ये इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो इनर मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, इंटर मेम्ब्रेन जो ये स्पेस है, इसमें जो है वो ये हाइड्रोजन ले जाएंगे। वो सेम वही मैंने आपको जो कीमोस्मोसिस बताया था ना फोटोसिंथेसिस में, उसी तरीके से ये है कि जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इसके नीचे ही रह जाएंगे। फिर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन होंगे, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी एनर्जी इस्तेमाल होगी प्रोटॉन को बाहर की तरफ ले जाने में। तो क्या होगा, जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है दो मेम्ब्रेन के दरमियान, उसमें हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जब हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो एक तरफ हाइड्रोजन ज्यादा हो गए और दूसरी तरफ हाइड्रोजन कम है, तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से हाइड्रोजन जो है वो कहाँ जाएंगे, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन जाएंगे किसके जरिए, वो जाएंगे एक, यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस एक एंजाइम लगा हुआ होता है, उससे होते हुए ये हाइड्रोजन अंदर जाएंगे। और जब ये हाइड्रोजन अंदर जाएंगे तो इन प्रोटॉन की, सॉरी प्रोटॉन अंदर आएंगे तो उनकी एनर्जी जो है वो क्या बनाने में काम आएगी, एडीपी को फॉस्फेट के साथ मिलाकर एटीपी बनाने में काम आएगी। ये आपकी बुक में दिया हुआ नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दिया कि यहाँ पर भी एटीपी के बनने का प्रोसेस वही है सेम। स्टूडेंट आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है ना मेरी? तो मैं कह रहा हूँ ये आपको मैंने बता दिया है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, बुक में तो बहुत सिंपल सा दिया हुआ है, मैं वही सिंपल सा आपको समझाऊंगा। ये मैंने जनरली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये चीज बताई है। मतलब क्योंकि बुक में लिखा हुआ है ना कि ये जो NaDH है, आप यहाँ पर देखो, ग्लूकोज से जो है वो NaDH लेता क्या है, NAD लेता क्या है, NAD ग्लूकोज जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन और साथ में क्या होता है, प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन के आयन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दे देता है किसको, NAD को। और NAD किस में कन्वर्ट हो जाता है, NaDH2 में। अब NaDH2 ने क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को, जो इलेक्ट्रॉन को किसको देना है, ये देना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसको ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चले जाएंगे, इसका क्या होगा, प्रोटॉन का, तो ये रह जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल जो है वो मैट्रिक्स के अंदर रह जाएगा, ये रह जाएगा मैट्रिक्स में। और फिर मैट्रिक्स से जो है ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होंगे तो ये मैट्रिक्स से, इसकी एनर्जी मैट्रिक्स से जो है वो प्रोटॉन को कहाँ लेकर आएगा, इनर मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट में, स्पेस के अंदर जो दरमियान में, इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस है वहां पर ये हाइड्रोजन जमा हो जाएंगे, प्रोटॉन। फिर एक ग्रेडियंट डेवलप होगा और सेम वही कीमोस्मोसिस की तरह एटीपी बनेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं आपकी बुक में जो कुछ लिखा हुआ है, मैं वो समझा देता हूँ, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बातें आपको बता दी। चलो आ जाओ पेज नंबर 265 की तरफ आ जाओ। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज होते हैं तो इस वजह से क्या है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिसमें हाइड्रोजन एटम इन पेयर, जिसमें इन प्रोसेस हाइड्रोजन एटम इन पेयर्स आर रिमूव्ड। हाइड्रोजन एटम पेयर्स के अंदर जो है वो क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक पेयर होता है जिसमें ये रिमूव हो जाते हैं। और
कब कब रिमूव होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी ये इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, और क्रेब्स साइकिल के अंदर भी जो ये रिमूव होते हैं। और उसके बाद कहता है देयर आर 6 स्टेप इन विच हाइड्रोजन एटम इन पेयर आर रिलीज। 6 स्टेप, हम ये ईटीसी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसमें क्या कह रहा है कि 6 स्टेप, पहले कह रहा है 6 स्टेप हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम इन पेयर आर रिलीज। उन 6 स्टेप में से कह रहा है एक स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस में था। अगर आपको याद हो, एक स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में था, जब ग्लिसिल एल्डिहाइड जो है वो 1,3 बाई फिस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हुआ था, तो उस दौरान जो है वो क्या हुई थी, उस दौरान जो है वो हाइड्रोजन एटम इन पेयर जो है वो क्या हुए थे, हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हुए थे। इसमें एक स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस का, जिसमें हाइड्रोजन एटम इन पेयर जो है वो रिलीज हुए थे। और इसके अलावा जो है वो एक तो कौन सा, एक स्टेप कौन सा हो गया, एक स्टेप हो गया ग्लाइकोलाइसिस का, जिसमें हाइड्रोजन एटम इन पेयर जो है वो रिलीज हुए हैं। और कितने उन हाइड्रोजन जो रिलीज हुए थे उनसे कितने एनएडी बने थे? 2 एनएडी बने थे, 2 NADH2 में जो है वो कन्वर्ट हो गए थे। उसके बाद कहता है कि 5 स्टेप जो हैं वो किसमें होते हैं? 5 स्टेप होते हैं क्रेब साइकिल में। अब आप कहोगे क्रेब साइकिल में तो 4 स्टेप थे, 4 स्टेप थे जिसमें हाइड्रोजन रिलीज हुए थे, ऑक्सीडेशन तो 4 स्टेप में हुई थी, फिर यहाँ 5 क्यों लिखा हुआ है? यहाँ 5 इस वजह से लिखा हुआ है कि जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था तो उस दौरान भी जो है वो हाइड्रोजन एटम जो है वो हाइड्रोजन रिलीज हुए थे, लेकिन उसको भी क्रेब साइकिल के साथ अटैच कर दिया है। एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनने को भी किसके साथ अटैच कर दिया है? क्रेब साइकिल के साथ ही। तो 5 स्टेप थे जिनमें क्रेब साइकिल में जो है वो क्या कहना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है वो पेयर की शक्ल में रिलीज हुए थे। तो उन हाइड्रोजन को किसने एक्सेप्ट किया था? उसमें जो है वो चार तो जो है वो NADH2 बने थे, 4 NADH2 बने थे, और एक क्या बना था? एक बना था FADH2। तो ये 6 स्टेप हो गए क्रेब साइकिल के, जिनमें क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को मिलाकर एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनने को भी क्रेब साइकिल में डाल दिया है, जिसमें हाइड्रोजन एटम इन पेयर रिलीज होते हैं, और उनको एक्सेप्ट कौन करता है? फिर दूसरा सेंटेंस देखें, द इलेक्ट्रॉन दस रिलीज these stages are accepted by nicotine amide adenine dinucleotide and flavin adenine dinucleotide। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट कौन कर लेता है? NAD और FAD जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जब ये इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर, इन इलेक्ट्रॉन को किसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ, जो किसमें लगी होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में लगी होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो लिखा हुआ है मैं सिर्फ अभी उसी हद तक महदूद होकर पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले तो उसमें आ जाता है कोएंजाइम क्यू। कोएंजाइम क्यू के बाद ये मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बना रहा हूँ किसकी? रेस्पिरेशन की। कोएंजाइम क्यू होता है, उसके बाद होता है साइटोक्रोम बी, फिर होता है साइटोक्रोम बी के बाद होता है साइटोक्रोम सी के बाद साइटोक्रोम ए के बाद साइटोक्रोम A3, और लास्ट के अंदर जो एक्सेप्ट करता है वो ऑक्सीजन। तो अब क्या होता है देखो, वो जो NADH और FADH बने थे ना, किसमें जो बने थे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में। अब ये NADH क्या करेगा? देखो यहाँ पर ये आया, सबसे पहले NADH2 की बात कर लेते हैं। ये NADH2 आया, ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कोएंजाइम Q को। इसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए कोएंजाइम Q को। अब ये खुद जो है वो रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और कोएंजाइम क्यू क्या हो गया? कोएंजाइम क्यू रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। बाकी प्रोटॉन कहाँ चले जाएंगे? प्रोटॉन तो नीचे की तरफ चले जाएंगे। फिर क्या होगा? कोएंजाइम क्यू से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास चले जाएंगे? ये चले जाएंगे साइटोक्रोम बी के पास। साइटोक्रोम बी जो से किसके पास चले जाएंगे? साइटोक्रोम सी के पास। साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम ए के पास जाएंगे।
साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम A3 के पास जाएंगे, और साइटोक्रोम A3 से लास्ट में जो है वो किसके पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि सॉरी ऑक्सीजन के पास जाएंगे, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्रोटॉन को मिलाकर जो है वो क्या बना लेगा, प्रोटॉन को मिलाकर H2 बनाएगा, और H2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए रेस्पिरेशन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन होता है, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन क्या बना लेता है, फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर वाटर बना लेता है। लेकिन यहाँ पर पहले भी जो है वो बहुत सारे प्रोटॉन मौजूद होते हैं, और इन प्रोटॉन को जो है वो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है तो उस दौरान वो बाहर की तरफ रिमूव कर, इसको एनर्जी इस्तेमाल करके बाहर की तरफ, चलें इस बात को आप छोड़ दें क्योंकि आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ तो आप आपका कंफ्यूज होंगे। अब मैं आपको सिंपल सही बता देता हूँ। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी एटीपी बनाने में काम आती है। मतलब एनर्जी का मतलब यहाँ पर यह है कि वो कौन सी जगह होगी जहां से जब इलेक्ट्रॉन एक कंपाउंड से दूसरे में जाएगा तो वो कौन सी जगह होगी जिसमें इतनी एनर्जी होगी कि वो हाइड्रोजन को अंदर से बाहर लेकर आ जाएंगे। एक तो जगह इस तरफ होगी जब NaDH2 से हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कोएंजाइम Q की तरफ जाएंगे, तो यहाँ इस दौरान एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी क्या बनाने में काम आ जाएगी, आगे चलकर वो एनर्जी जो है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को फॉस्फेट के साथ मिलाकर ATP बनाने में काम आएगी। फिर दूसरे नंबर पे एनर्जी कहां पर होती है जो हाइड्रोजन को पंप करने में हेल्प करती है, दूसरे नंबर पर एनर्जी इस जगह पर होती है जब साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ से, तो इस दौरान भी एनर्जी रिलीज होती है, और वो भी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को फॉस्फेट के साथ मिलाकर एटीपी बनाने में काम आती है। और उसके बाद लास्ट में जो एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो कहां पर है, वो बेसिकली जो है वो यहाँ पर कब रिलीज होती है, जब साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम थ्री की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से फिर एक एटीपी बनता है। अब आप देखो, आप उस चीज को छोड़ दो, वो जो मैंने आपको समझाई थी ना कि हाइड्रोजन, उसको आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, आप कंफ्यूज होते हो, उसको आप फिलहाल छोड़ दो। अब मैंने सिर्फ ये बताया सिंपली आपको कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के दौरान जो NaDH और FADH2 जो ये बने थे, इन्होंने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे दिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दिए कोएंजाइम Q को, फिर दिए साइटोक्रोम B को, फिर साइटोक्रोम C को, फिर साइटोक्रोम A को, साइटोक्रोम A3 को, लास्ट में वो किसके पास चला गया, जो है वो ऑक्सीजन के पास, और उससे एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब एक NaDH के इलेक्ट्रॉन जब मूव हुए तो एक NaDH के इलेक्ट्रॉन से कितने एटीपी बनेंगे, NaDH2, टोटल 3 एटीपी बन रहे हैं। एक NaDH कितने एटीपी बना रहा है, 3 एटीपी बना रहा है। लेकिन जो FADH2 होता है या FADH2 है, ये अपने जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी नहीं होती। एक FADH2 जो है वो कितने एटीपी बनाता है, वो सिर्फ 2 एटीपी बनाता है। ये बात बुक में तो आपके नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये FADH 2 एटीपी बनाता है। अब आगे इसी आपकी बुक में जो लिखा हुआ है उससे आगे चलते हैं। While passing from one carrier to another, the cytochrome are ultimately reduced, receive electron and oxidize, give up electron। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन एक कंपाउंड से दूसरे में जाता है तो ये साइटोक्रोम जो है वो क्या होते हैं, रिड्यूस भी होते हैं और ऑक्सीडाइज भी होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो बेसिकली जो है वो ऑक्सीडाइज वो जो है रिड्यूस हो जाते हैं। जब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो बेसिकली रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है विद इट एनर्जी इज रिलीज, इस दौरान क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, विच इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, जो क्या बनाने में काम आती है, एटीपी, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मिलने से जो है वो क्या बनता है, एटीपी बनता है। एंड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर कह रहा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हेक्सोज ग्लूकोज, क्योंकि एक हेक्सोज शुगर है तो हेक्सोज लिखा हुआ है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब हेक्सोज शुगर रिजल्ट इन नेट गेन ऑफ 36 एटीपी मॉलिक्यूल, मतलब एक ग्लूकोज से जो है वो 36 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं।
which release in cytoplasm available for different metabolic activities। और ये एटीपी साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा ये 36 एटीपी कैसे बने। अब इसको मैं, यहां तक क्लियर हुआ है? आगे चलूं? सर हाँ पूछो। सर इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं ज्यादातर वो किसकी वजह से हुए हैं? वो ऑक्सीडेशन की वजह से हुए। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई, इलेक्ट्रॉन ग्लूकोज से निकले हैं। जबकि फोटोसिंथेसिस में फोटोफॉस्फोरिलेशन कह रहे थे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो लाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करके निकले थे। क्लोरोफिल से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो फोटोफॉस्फोरिलेशन थी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन ज्यादातर होती है, तो इस वजह से इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कह रहे हैं। वैसे तो रिडक्शन भी हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो निकलने का जो प्रोसेस है ग्लूकोज से, वो ऑक्सीडेशन के जरिए, तो इस वजह से इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कह रहे हैं। अभी आगे बताऊंगा 3 किस्म की फॉस्फोरिलेशन होती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा। सर जी जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की 5 साइकिल चलेंगी। अभी बताता हूँ कितनी साइकिल चलेंगी। हाँ 5 नहीं साइकिल, हाँ टोटल 5 से भी ज्यादा साइकिल चलेंगी शायद, क्योंकि एफएडीएच भी तो आएगा, ये बताऊंगा। हाँ ये सही कह रहे हो आप, साइकिलें इतनी चलेंगी। क्योंकि टोटल 6 स्टेप थे जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हुए थे। टोटल 5 स्टेप थे, सॉरी 5 स्टेप थे, लेकिन ये एनएडीएच तो ज्यादा बने ना। जितने एनएडीएच बने ना, एनएडीएच और एफएडीएच बने, जितने एनएडीएच और एफएडीएच2 बने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में, उतनी दफा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा। अब देख लेते हैं कितने एनएडीएच और एफएडीएच2 बने। अब इधर देखो, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। बताओ ग्लाइकोलाइसिस में कितने एनएडीएच2 बने थे? कितने बने थे? चलो ग्लाइकोलाइसिस नहीं, मैं पहले क्रेब साइकिल से स्टार्ट करता हूँ। एक वजह है मैं क्रेब साइकिल से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको भी उससे नहीं स्टार्ट कर रहा। हाँ चलो, आप मुझे बताओ सबसे पहले जो है वो क्रेब साइकिल में कितने NADH2 रिलीज हुए थे? 4। नहीं, NADH2 कितने रिलीज हुए थे? आप तो FAD और NADH2 दोनों को मिलाकर बात कर रहे हो। सर 4। मैं NADH2 बोल रहा हूँ सिर्फ, आप FADH और NADH2 दोनों को मिलाकर बोल रहे हो ना। वैसे 3 सर। तीन जो है वो क्या रिलीज हुए थे? NADH2। और FADH2 कितने रिलीज हुए थे? 1। सर फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल वाला नहीं लगाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम वो भी वाला। आ रहा हूँ, वो मैं उल्टे नीचे से ऊपर की आ रहा हूँ, वो भी आ रहा हूँ। FADH2 एक बना हुआ। अब बताओ एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, तो उसमें कितने हुए थे? उसमें कितने रिलीज हुए थे? एक हुआ था, एक NADH2 रिलीज हुआ था। ग्लाइकोलाइसिस में कितने हुए थे? 4। ग्लाइकोलाइसिस में कितने हुए थे? 4। NADH2 कितने रिलीज हुए थे ग्लाइकोलाइसिस में? 2 हुए थे ना। एक तरफ, एक तरफ, 2 हो गए थे ना, 2 हुए थे। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस से तो 2 पायरुविक एसिड बने थे। एक पायरुविक एसिड से एक NADH2 रिलीज हुआ होगा, तो 2 पायरुविक एसिड से कितने NADH2 रिलीज हुए होंगे? 2 हो गए ना। तो NADH2 को 2 लिख लूं यहाँ पर। एक पायरुविक एसिड से एक पायरुविक एसिड से जब एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, और दूसरे पायरुविक एसिड से एक और भी तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना होगा, तो टोटल जो होंगे वो कितने होंगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 बनेंगे 2 पायरुविक एसिड से। तो NADH भी यहाँ कितने हो जाएंगे? अब यहाँ हो जाएंगे 2। 2 जो है वो NADH2 रिलीज हुए। भाई देखो, मैंने आपको बताया था ना कि ये ग्लूकोज जो है वो किसमें कन्वर्ट हुआ? ये पायरुविक एसिड में। 2 पायरुविक एसिड बने थे ना। पहले एक पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, फिर उसकी साइकिल होगी क्रेब साइकिल, फिर उसके बाद दूसरा वाला पायरुविक एसिड आएगा। तो ये मैंने तो एक पायरुविक एसिड का बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तक मैंने एक पायरुविक एसिड का बताया। अगर मैं यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड ले लूंगा तो जाहिर सी बात है हर चीज को मुझे डबल करना पड़ेगा। सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस को छोड़ के बाकी इनको डबल करना पड़ेगा। तो अब आप इधर देखो, ये 2 हो गए NADH2। और FADH2 भी कितने बनेंगे? कितने होंगे FADH2 अगर हम दोनों पायरुविक एसिड को मिला के बात करें? FADH2 2 हो जाएंगे, 2 FADH2 हो गए, 2 FADH2 हो गए। और NADPH2 जो है वो कितने हो जाएंगे? 6। 6। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, कैसे एटीपी जो क्रेब साइकिल के दौरान NADH2 रिलीज होते हैं, जो क्रेब साइकिल के दौरान NADH2 रिलीज होते हैं,
उन NADH2 से जो है वो उनमें मतलब जो है वो इतनी एनर्जी 6 होते हैं ना, या 9 हो जाएंगे, नहीं नहीं 6 ही होंगे, डबल हो गए तो। अच्छा, उनमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वो कितने एटीपी बना लेते हैं, वो टोटल जो एटीपी बनाएंगे मतलब 6 हैं। अगर आप 6 को 3 से, ये NADH2 जो रिलीज होते हैं ना किसके अंदर, ये जो क्रैब साइकिल में जो है वो NADH2 जो रिलीज होते हैं क्रैब साइकिल में, और तो इससे टोटल जो एटीपी बनेंगे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने, 18 एटीपी बन गए। एक NADH2 से अगर 3 एटीपी बन रहे हैं तो 6 NADH2 से कितने बनेंगे, 18 बनेंगे ना। समझ में आ रही है मेरी बात? एक NADH2 3 एटीपी बना रहा है तो जो है वो कितने बनाएंगे, क्या कहते हैं, 6, 18 बनाएंगे। और ये FADH2 भी यहाँ 2 हो गए। लेकिन क्या होता है कि एक FADH2 जो है वो FADH2 में इतनी एनर्जी नहीं होती इसके इलेक्ट्रॉन में, ये सिर्फ 2 एटीपी बनाता है। तो 2 FADH2 कितने एटीपी बना लेंगे, 4 बनाएंगे ना, 4 बनाएंगे, Yes. 4 एटीपी यहाँ बन गए, ये बन गए 4 एटीपी। और जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर और इसके अलावा फिर एसिटाइल कोएंजाइम में जो 2 एटीपी बनते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में जो जो हैं वो NADH2 जो बन रहे होते हैं वो भी जाहिर सी बात है 3 ही एटीपी बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर जो है वो 2 बने ना, ये तो इधर भी जो है वो कितने एटीपी बनेंगे, ये 2 जो है वो कितने बना लेंगे, यहाँ सॉरी यहाँ 6 हो जाए, यहाँ कितने बन गए, ये बन गए 6 बन गए। चलो मैं इसको यहाँ पर, ये हो गए 6 एटीपी बन गए। अब यहाँ पर टोटल कितने एटीपी हो गए अभी बताओ, टोटल एटीपी कितने हो गए, कितने हो गए, 28. 28 हो गए, 28 हो गए। अगर हाँ, उसके बाद फिर ये ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो NADH2 बनते हैं, ये भी जो NADH2 होते हैं, इसका मुझे एग्जैक्टली पता, लेकिन इसमें भी इतनी एनर्जी नहीं होती। ये भी जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो NADH2 बनते हैं, ये भी 2 ही एटीपी बनाते हैं। ये कितने एटीपी बनाते हैं, 2 NADH2 हैं, तो एटीपी भी जो है 2 ही NADH2 हैं, तो ये एटीपी बनाएंगे तो कितने एटीपी बनेंगे, टोटल 4। अब कितने कितने हो गए, अब टोटल कितने एटीपी बन गए, 32. कितने हो गए, 30, टोटल मिलाकर कितने हो गए अभी ये, काउंट करें ना, 32. 32 ये हो गए। अब उसके बाद क्या होता है, जब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हुई थी, जब सबस्ट्रेट लेवल भी तो एक फॉस्फोरिलेशन हुई थी, डायरेक्ट भी तो फॉस्फेट बने थे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हुई थी ना, एक तो ग्लाइकोलाइसिस में हुई थी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बने थे, 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में बने थे। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्रैब साइकिल में भी हुई थी, एक क्रैब साइकिल में 1 एटीपी बना था, तो 2 क्रैब साइकिल में कितने एटीपी बने होंगे, 2 क्रैब साइकिल में 2 एटीपी बने होंगे। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से भी एटीपी बने। अब इनको सबको मिलाओ तो टोटल कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे ना, हो गए 36 एटीपी। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 एटीपी बन रहे हैं। इस तरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें याद करने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ से लेके यहाँ तक। आप तो बस इतना याद कर लो, एक जो है वो क्या क्या आपको जो याद करना है, एटीपी में आपको क्या याद रखना है, आपको एक टोटल याद रखना है, एक ग्लूकोज से 36 एटीपी बनते हैं। फिर दूसरा आपको क्या याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो 2 एटीपी बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 एटीपी बनते हैं वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है। और एक क्रैब साइकिल में 1 बनता है, तो 2 क्रैब साइकिल में 2 एटीपी बनते हैं। जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ये आपको याद रखना है। ये सारा फार्मूला, ये सारी चीजें आपको याद रखनी नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये आपको याद करना की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी बुक में ये चीज नहीं दी हुई। हाँ, अब एक और चीज जो आपने याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, अब फॉस्फोरिलेशन जो है आपकी बुक में जो ली हुई है, फॉस्फोरिलेशन, किसी चीज के साथ फॉस्फेट अटैच होना, मतलब एडीपी के साथ जब फॉस्फेट अटैच होता है तो एटीपी बनता है, इसको हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन।
3 तरह की फॉस्फोरिलेशन आपके बुक में बताई हुई है। अब ये याद रखना कि फोटो फॉस्फोरिलेशन कब हो रही है? फोटो फॉस्फोरिलेशन होती है फोटोसिंथेसिस में, इसमें होती है फोटोसिंथेसिस में। और इसमें भी जब एडीपी को जो फॉस्फेट मिलता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है, और वो हाइड्रोजन के पंप की वजह से वो एनर्जी रिलीज होती है, तो एटीपी ये बनता है। फिर एक फॉस्फोरिलेशन होती है जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन रेस्पिरेशन में होती है, मगर रेस्पिरेशन के कौन से स्टेप में होती है? एक तो ग्लाइकोलाइसिस में होती है, और एक होती है क्रेब्स साइकिल में भी होती है। और इसमें क्या होता है कि एडीपी को जो फॉस्फेट मिलता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं होता, किसी सबस्ट्रेट या किसी मॉलिक्यूल से फॉस्फेट रिलीज होता है, और वो डायरेक्ट आकर अटैच हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ। इसमें कीमोओस्मोसिस नहीं होती, जैसे मैंने बताया था हाइड्रोजन अंदर से बाहर जाएंगे फिर बाहर से दोबारा अंदर आएंगे, इस तरह से वो जो बताया था वो तरीका नहीं होगा, डायरेक्ट फॉस्फेट बनेगा। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो गई। फिर तीसरी फॉस्फोरिलेशन जो बताई थी वो थी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये कहाँ हो रही है? ये भी होती है किसके अंदर? ये भी जो है वो रेस्पिरेशन ही में होती है, लेकिन ये कहां पर होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होती है। ये याद रखोगे कहां पर कौन सी फॉस्फोरिलेशन हो रही है। हो जाएगा याद? ये हो जाएगा ये याद? यस सर। ये थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन बस अब मैंने आपको जितना जी सर करना पड़ेगा। हाँ, नहीं भी होगा तो करना तो पड़ेगा। मैंने आपको बता रहा हूँ कि वो जो चीजें मैंने आपको जो नहीं है याद करनी वो मैंने आपको बता दिया, वो याद ना करो, लेकिन जो बुक में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है वो तो याद करोगे ना। तो ये याद करना इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ना कि जो सिंपल सा फोटोसिंथेसिस में जो एटीपी बन रहे हैं वो कौन, क्लोरोप्लास्ट, अच्छा ऐसे कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एटीपी बन रहे हैं वो कौन सी फॉस्फोरिलेशन है? आप कहोगे कि जो है वो फोटोफॉस्फोरिलेशन है। अच्छा, कह दें कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो हो रही है जो फॉस्फोरिलेशन, वो कौन सी होती है? होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। लेकिन आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, अभी पूछा जाए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहाँ कहाँ होती है, और दो ऑप्शन ऑप्शन दे दिए जाए, उसमें एक साइटोप्लाज्म भी हो और उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया भी हो, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी हो और बोथ ऑफ दीज भी हो, यानी साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, तो किसको टिक करोगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में? बोथ ऑफ दीज। बोथ ऑफ दीज। और अगर से पूछा जाए फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होती है, तो उसमें सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को टिक किया करेंगे। मतलब जब भी कोई चीज याद करा करो ना, तो अपनी तरफ से खुद ही सोच लिया करो कि इसमें कोई ऐसा एमसीक्यूज तो नहीं आ सकता, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करते हो ना, तो फिर आपको खुद भी पता लग जाता है कि ऐसे एमसीक्यूज बन सकता है। खुद से एमसीक्यूज बना लिया करो उनके, वो टॉपिक जब भी कोई याद किया करो तो उसके एमसीक्यूज भी बना लिया करो, ये ऐसे एमसीक्यूज इसके आ सकते हैं। चलो भाई, मैंने आपको जो है वो ये सारा जो इसका सबसे इस चैप्टर का जो सबसे मुश्किल चीज थी, जो सबसे रिएक्शन मुश्किल तो नहीं थी, खैर से मुश्किल तो नहीं कहोगे, इसको बहुत इजी है अगर आप इसको एक दो दफा रिपीट कर लोगे तो ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन मैंने आपको बता दिया। अब बड़ी सिंपल सी, जिसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अब ये जो आगे वाला जो टॉपिक है इसमें से इतने एमसीक्यूज नहीं आते, जो आगे है ये एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम, ये मैं आपको कल पूरा करा दूंगा, क्योंकि इसमें से मैं सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको पूरा कराऊंगा। जो एमसीक्यूज के वाले पॉइंट है सिर्फ वही बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके अंदर। उसके बाद तो फिर हम ये आगे वाले टॉपिक की तरफ आ जाएंगे, आगे तो फिर वही चैप्टर्स हैं, रट्टे वाले चैप्टर हैं, फिर आगे तो ज्यादातर। अब हाँ, इसमें से कोई क्वेश्चन करना हो तो करो, जो भी पीछे पड़ा। सर